स्टार्ट हो गया। ठीक है दीपांशु, तुम ए वाला एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। हाँ, स्क्रीन शेयर करोगे फिर? हाँ, स्क्रीन शेयर कर दो। भैया दिख रहा है स्क्रीन? हाँ विजिबल है। हाँ, ओके। सो पेट वाले इसमें बोला गया था एलिस, बेसिकली हमको एक एरे गिवन था और उस पर हमको बताना था कि अगर जैसे 4 एक टाइप का पेट है तो बेसिकली 3 4 टाइप के पेट है, और हमको बताना था वो इवनली डिवाइड हो पाते हैं कि नहीं एलिस और बॉब में। So basically, Alice decide to buy some of these N animals. Bob decide that he will buy all the animals left in the store after Alice has made the purchase. Found that whether it is possible that Alice and Bob end up with exactly same multi set of animal. Means जो जितने animals जो जो एलिस के पास है वही बॉब के पास है कि नहीं, यही बस बताना था। So basically इसमें ये काउंट करना था कि 2 अगर इवन है तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक बॉब लेगा एक एलिस लेगा। और अगर ऑड नंबर टाइम है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 ऑड नंबर टाइप है, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए कुछ नहीं, बस एक मैप ले लिया था और मैप में सारे स्टोर कर दिया, और उसके बाद फिर उसका जो बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी है वो चेक किया, अगर इवन नहीं है तो फिर नो प्रिंट कर दिया एंड अदरवाइज यस प्रिंट कर दिया। हाँ भैया। कोड समझा दो एक बार। हाँ, तो कोड में बेसिकली पहले इनपुट लिया एंड उसके बाद फिर जो मैप लिए थे वो ले लिया, एंड उसके बाद एक मैप लिया और मैप में सारे इनपुट एरे के सारे इनपुट्स डाल दिया। सो बेसिकली अगर 4 है तो उसका 4 की फ्रीक्वेंसी 3 बार आएगी। इसमें आई डॉट सेकंड के लिए जब इटरेट किया तो 4 की फ्रीक्वेंसी इटरेट कर रहा हूँ। सो अगर 4 3 बार आता है तो वो ऑड नंबर ऑफ टाइम है तो वो नो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। अगर एलिस 2 ले लेता है तो बॉब के पास एक ही आएगा, और अगर एक बॉब ले लेता है तो एलिस के पास 2 चले जाएगा। इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस टेस्ट केस में 2 3 3 2 में एलिस 2 और 3 लेगा तो बॉब बचे हुए 3 और 2 ले लेगा, तो फिर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। चलो ठीक है, ये वाला। तो फिर मैं ये नेक्स्ट। हाँ, कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ था? विजिबल है क्या? यस भैया। हाँ, तो इसमें बोला है कि आई एम गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ एन एंड एन इंटीजर के। तो हम लोग को फॉलोइंग ऑपरेशन करना है। एक प्रीफिक्स सिलेक्ट करना है एस का और फ्लिप ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द प्रीफिक्स। फ्लिप करस्पॉन्डिंग चेंजिंग 0 और 1, 0 को 1 बना देगा, 1 को 0 बना देगा। तो अपने को ऐसा मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बनाना है सच दैट टू ऑब्टेन ए सबस्ट्रिंग ऑफ लेंथ की जिसमें सारे कैरेक्टर्स 1 हो। ठीक है, तो उसका इनिशियल आइडिया ये था कि मैं पहले काउंट कर लूँ कि कितने कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ वंस एंड जीरोस है साथ में। जैसे कि सपोज अगर तुम्हारा स्ट्रिंग है 1 0 0 0 1 1 0, तो इसमें कंसेक्यूटिव पहले 1 1 है, फिर 3 जीरोस है, फिर 2 1 है, फिर 1 जीरोस है। ठीक है, तो मैं इसको पहले क्रिएट करने का ट्राई कर रहा था, और फिर मैं इसमें देख रहा था मिनिमम लेंथ ऑफ द सब एरे जिसका सम के हो, ग्रेटर देन इक्वल टू के हो। एक सेकंड के। हाँ, तो ये वाला ही इनिशियल आइडिया था। तो इसमें जैसे किया क्या मैंने, तो इसमें दो टाइप का इशू आ रहा था। अगर मैं स्टार्टिंग से अगर सेंड करूँ, जैसे कि
अगर मैं स्टार्टिंग से सेंड करूँ, अगर सपोज ये 1001 ऐसा कुछ सेंड करूँ, तो हो क्या रहा था, मेरे पास पहले 1 का काउंट जा रहा था, फिर जीरोस का काउंट जा रहा था, और फिर 1 का काउंट जा रहा था। ठीक है। और अगर मैं ऐसे सेंड करूँ, ऐसा स्ट्रिंग रहता 011 011, तो मेरे पास स्टार्टिंग में 0 का काउंट जा रहा है, फिर 1 का काउंट जा रहा है, फिर जीरोस का काउंट जा रहा है, फिर 1 का काउंट जा रहा है। तो हो क्या रहा है, कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे को आंसर में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, क्योंकि मेरे को पता नहीं चल रहा था कि लास्ट में क्या करना है। तो मैं पहले कोड समझा देता हूँ क्या कर रहा है, कि पहले मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ कि कितने कंसेक्यूटिव जीरोस एंड वंस है। ठीक है। वो काउंट करने के बाद एक फंक्शन है स्मॉलेस्ट सब विद सम, ये मैं सीधा उठा लिया नेट से, क्योंकि फास्ट सबमिट करना था, तो उसमें मैं उठा के चेक कर लिया कि इसका लेंथ क्या, मिनिमम स्मॉलेस्ट सब एरे जिसका सम ग्रेटर देन इक्वल टू के हो। ठीक है। अब इसमें एक थोड़ा चेंजेस करा मैंने, कि सपोज मेरा ऐसा रहता कि एग्जांपल ले लेता हूँ, 011, तो 10101। ठीक है। इसमें मेरा के का वैल्यू 3 है। ठीक है। तो मेरा इसका जो एरे क्रिएट हो रहा था वो था 1 1 1 1 एंड 1। ठीक है। तो मिनिमम लेंथ आ रहा था 3, अगर मैं उससे निकालू, उस फंक्शन रिटर्न कर रहा था 3। बट मेरे को अगर लास्ट जो नंबर है, जो लास्ट एडिट है, वो अगर 1 है, तो मैं इसको क्यों स्वैप करूंगा, है ना। मैं चाहूंगा कि उससे एक कम स्वैप में ही हो जाए, इतना सा स्वैप में ही हो जाता, तो मेरा आंसर जो भी आता सपोज एक्स, वो एक्स माइनस माइनस हो जाएगा। तो वो निकालने के लिए यहाँ पे मैंने एक लास्ट वेरिएबल पास किया है, यहाँ पे लास्ट को पास करा है। और लास्ट मेरे को बता रहा है कि जो पोजीशन है, वो जो लास्ट स्वैप हो रहा है, वो जीरो जीरो है कि 1 है। ठीक है। तो अगर इसमें मैं क्या करूँ, अगर जो मैं ये एरे क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं इसमें इनिशियली ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ कि इनिशियली में जीरो अगर नहीं है, तो मैं स्ट्रिंग में एक जीरो ऐड करके पास कर रहा हूँ। जैसे कि ये कोड में अगर फर्स्ट इंडेक्स भी जीरो है, तब तो फिर ठीक है, अगर जीरो नहीं है तो मैं काउंट इक्वल टू जीरो ही पुश बैक कर दे रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, जो मेरा एरे क्रिएट हो रहा है, उसमें हर ऑड इंडेक्स पे मेरा वंस का काउंट रहेगा। जैसे अगर मैं ये इनिशियली 11011 था, तो मेरा एरे क्रिएट हो रहा था 212, पर मैं क्या कर दे रहा हूँ, आगे एक जीरो भी भेज दे रहा हूँ, तो मेरा क्या हो रहा है, हर ऑड इंडेक्स पे मेरा वंस का काउंट है। तो अगर मेरा जो लास्ट है वो ऑड है, तो मेरे को पता चल रहा है कि लास्ट इंडेक्स जो है वो मेरा ऑड का काउंट है, तो मेरा आंसर एक माइनस होना चाहिए, और फिर बाद में जो आंसर आ रहा है वो लेंथ है, वही होगा। किसी को कोई डाउट है क्या? हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही और किसी का कोई दूसरा अप्रोच हो, कोई बताना चाहता हो तो बता सकता है। सबका हाँ सेम ही मैं अप्रोच था क्या? हाँ भैया, इसमें मैं बेसिकली प्री कंप्यूट करके किया था कि 1 से लेके n तक हर इंडिविजुअल को निकाला कितना चाहिए, एंड देन फिर वो के लेंथ में सब्ट्रैक्ट करके। 1 मिनट, शेयर शेयर कर दो हाँ क्या स्क्रीन? हाँ, शेयर करके बता दो। हम्म, नहीं ये नहीं। हाँ ओके, सो इसमें बेसिकली अगर जितने जितने मेरे चेंज हो रहे हैं, जैसे अगर 1 से 0 चेंज हो रहा है और फिर 0 से 1 चेंज हो रहा है, तो मेरे को उतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस तो लगेंगे ही इसको चेंज करने के लिए। सो इसमें एक मैं तुम्हारा बेसिकली ये आई थिंक कोड नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है, अब ठीक। हाँ, तो इसमें मैं यहाँ पे बेसिकली एक प्री कंप्यूट कर लिया, एरे ले लिया ए ऑफ n+1 से, और उसके बाद मैं ये प्री कंप्यूट कर लिया पहले 2 को चेंज करने के लिए कितने ऑपरेशन लगेंगे, और उसके बाद फिर 3 को चेंज करने के लिए कितने ऑपरेशन लगेंगे, एंड 4 को, तो वो ये यहाँ पे कर लिया, ये प्री कंप्यूट करके इस पे स्टोर कर दिया एरे पे। एंड उसके बाद फिर एक फॉर लूप लगा के इसमें फॉर के, जैसे कि के तक बोला है, तो एरे ऑफ के प्लस आई माइनस वन से लेके ए ऑफ आई, मतलब के तक में कितने लग रहे हैं, और
आई तक में कितने लगेंगे, वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उससे मेरे को फाइनली मतलब मिनिमम निकाल लिया पूरे एरे का। बेसिकली वो क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग विंडो वाली जो टेक्निक से के इंटरवल के एलिमेंट्स को लेते जा गया और उसमें फिर मिनिमम लेते गया। हाँ, ये मैंने भी यही किया। मैंने बस पीछे से किया है, मतलब एंड स्ट्रिंग के एंड से शुरू किया था ये, और स्टोर कर लिया कि लास्ट से, मतलब अगर ith इंडेक्स पे मेरा स्ट्रिंग एंड होगा, जो मैं फाइनली स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ सब स्ट्रिंग, तो कितना मुझे लगेगा ऑपरेशंस, उससे फिर मैंने स्लाइडिंग के इंटरवल्स को ले लिया। सेम ऐसे ही किया, बस उल्टा तरीके से किया। सही है ये। और कोई अपना अप्रोच बताना चाहेगा अगर डिफरेंट है तो? ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर है ये, तो फिर मैं नेक्स्ट वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्क्रीन विजिबल है? हाँ विजिबल। हाँ, ठीक है। तो इसमें इस प्रॉब्लम में दिया गया था कि एलिस एंड बॉब एक गेम खेल रहे हैं। एक एस लेंथ का एन लेंथ का एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, और लाइक एलिस स्टार्ट करेगा। और तो एलिस जब एलिस का टर्न आएगा, तब वो क्या कर सकता है कि एस का कोई भी प्रीफिक्स, किसी भी लेंथ का प्रीफिक्स ले सकता है, और एस से वो प्रीफिक्स रिमूव कर देगा और अपने स्ट्रिंग में अपेंड कर देगा। मतलब एलिस और बॉब के पास, दोनों के पास स्टार्ट में एम्प्टी स्ट्रिंग्स है। तो एलिस स्टार्ट करेगा, वो क्या कर सकता है कि प्रीफिक्स ले सकता है एस में से, उसको रिमूव कर देगा एस में से और अपने स्ट्रिंग में अपेंड कर देगा। और बॉब क्या कर सकता है कि कोई भी सफिक्स लेगा एस में से, उसको एस में से रिमूव करेगा, उस जो भी उसने सफिक्स लिया उसको रिवर्स करेगा और अपने स्ट्रिंग में अपेंड कर सकता है। ये ऑल्टरनेटिवली वो लोग कर सकते हैं ऐसा। तो हमें फाइनली क्वेश्चन में बोला है कि जो फाइनल स्ट्रिंग एलिस के पास रहेगा और जो फाइनल स्ट्रिंग बॉब के पास रहेगा, उन दोनों स्ट्रिंग में लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या होगा। सो सबसे पहली बात, सबसीक्वेंस क्या होता है? सबसीक्वेंस अगर मैं मान लो मेरे पास ऐसा है A B D सो इसमें BD एक सबसीक्वेंस है, BE एक सबसीक्वेंस है, AE भी एक सबसीक्वेंस। मीन्स बेसिकली मैं कोई भी कैरेक्टर को रिमूव कर सकता हूँ। D को रिमूव किया तो जो फाइनली मेरे पास जो स्ट्रिंग बचेगा वो एक सबसीक्वेंस है। मतलब कितने भी कैरेक्टर्स को मैं रिमूव कर दूंगा, बस सेम ऑर्डर में रहने चाहिए बाकी सारे कैरेक्टर्स, तो उसको मैं सबसीक्वेंस बोलेंगे। और लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, अगर कोई भी दो स्ट्रिंग्स है ABCD और सेकेंड स्ट्रिंग है BCEF, तो इन दोनों स्ट्रिंग्स में सबसे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कौन सा है? तो इसमें बी और सी मुझे दिख रहा है, इसमें बी और सी, तो इन दोनों में लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का लेंथ होगा 2। तो ये मुझे फाइनली बताना था। तो एक चीज़ इसमें हम नोटिस कर सकते हैं कि अगर मेरे पास एग्जांपल से एक दो स्ट्रिंग ले लें, लेट्स सपोज ये ABC, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ABCC और क्या है DA। ओके, तो लेट्स सपोज कोई भी सब प्रीफिक्स ले रहा है एलिस, ABC ले रहा है, तो वो डायरेक्टली ABC लेके वो अपने स्ट्रिंग में अपेंड कर देगा। और अगर बॉब कोई सफिक्स ले रहा है, लेट्स सपोज CDA ले रहा है, तो वो CDA को पहले तो रिवर्स करेगा, उसके बाद अपेंड करेगा, तो ADC। अब एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि अगर मैं पहले सिर्फ A लूं, उसको रिवर्स करूं और अपेंड करूं, फिर सिर्फ D लूं, उसको रिवर्स करूं, फिर अपेंड करूं, फिर सिर्फ C लूं और फिर उसको अपेंड करूं, तो भी मुझे वही मिलेगा। या फिर मैं पहले सिर्फ A और D को लूं, उसको रिवर्स करूं, मीन्स बेसिक इसको लूं, DA को लूं, उसको रिवर्स करूं
और फिर अपेंड करूं और फिर बाद में जाके सी को मैं अपेंड करूं तो भी मुझे वही मिलेगा अगर मैं तीनों को लूं तो भी। तो बेसिकली मुझे क्वेश्चन इतना बन गया है कि अगर एलिस इतना ले रहा है तो फाइनल पार्ट जितना भी बचेगा उतना अगर बॉब ले रहा है और जो बॉब ले रहा है उसको मैं ये वाले पार्ट को रिवर्स करके उन दोनों में लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस अगर निकालूं तो वो मेरा आंसर होगा। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं? मतलब मैंने जो बोला मुझे बस कोई अगर मुझे ये स्ट्रिंग गिवन है तो मुझे बेसिकली ये बताना है कि अगर ith इंडेक्स तक, अगर ये वाला ith इंडेक्स है, ith इंडेक्स तक का स्ट्रिंग एलिस ले रहा है और उसके बाद का स्ट्रिंग बॉब ले रहा है और उसके बाद का स्ट्रिंग को रिवर्स कर दूं तो उन दोनों स्ट्रिंग में जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस का लेंथ होगा वही मेरा आंसर होगा। तो इस चीज़ को करने के लिए मैंने सबसे पहले तो इनपुट लिया एस, फिर एक और कॉपी बना दिया एस का टी में और फिर एस को रिवर्स कर दिया। तो एक मेरे पास एस है और एक एस का ही रिवर्स है। और फिर मैंने क्या किया कि ये जो बेसिक जो डीपी से हम लोग एलसीएस निकालते हैं, जो एलसीएस निकालते हैं वही है। मीन्स अगर मेरे पास एस और टी दो स्ट्रिंग गिवन है, दोनों का बीच में एलसीएस निकालना हो तो ये मैंने वो निकाला। तो इसमें मेरा एल ऑफ आई जे क्या डिनोट करेगा कि अगर मेरा एस आई तक जा रहा है और टी जे तक जा रहा है तो उन दोनों का लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस क्या होगा। तो फिर मैंने एक फॉर लूप लगाया और मैंने लिखा कि अगर आई तक का स्ट्रिंग ले रहा है एलिस और जे मैंने n-1 रखा क्योंकि अगर आई जा रहा है सी तक तो मैं चाहता हूँ एलिस ले सी तक और उसके बाद का ले बॉब, तो मैंने n-i रख दिया। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ, मतलब आंसर जो ऑलरेडी है और एल ऑफ आई जे स्टोर कर रहा है कि स्ट्रिंग एस जा रहा है आई तक और स्ट्रिंग टी जा रहा है जे तक, उन दोनों का लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस। तो मैं चाहता हूँ कि कभी भी ऐसा ना हो कि एलिस ले रहा हो ए बी यहाँ तक और बॉब ले रहा हो यहाँ तक, तो ये तो ओवरलैप हो जाएगा, दो कैरेक्टर दोनों जन ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं इंट जे इक्वल टू n-i कर रहा हूँ और इसका मैक्सिमम ले रहा हूँ और इसको फाइनली प्रिंट कर रहा हूँ। तो आई थिंक सबको क्लियर है। किसी का कोई दूसरा अप्रोच हो तो वो बता सकते हैं। दूसरा अप्रोच ऐसा सच नहीं है, बट यही एलसीएस कैलकुलेट करके तुमने जैसे आई तक लिया और जे को n-i किया है, तो मैंने क्या करा था, पूरा एलसीएस ले लिया और उसका मैक्सिमम बाई 2 आंसर कर दिया। अगर कोई ओवरलैप भी हो रहा है तो वो अपने आप हैंडल हो जाएगा। हम्म 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 हम्म। और किसी ने? तो आई थिंक सबका यही अप्रोच होगा फिर, ऑलमोस्ट सिमिलर ही। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाला कौन था? डिम्पल तुम समझा दो नेक्स्ट वाला। ओके भैया, ये बहुत इजी है, स्क्रीन शेयर नहीं करने से भी हो जाएगा शायद, कर दूं? कर दो स्क्रीन शेयर कर करके दो। बता दो, क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दो एक बार। हाँ ओके। भैया दिख रहा है? हेलो भैया, दिख रहा है? नहीं, अभी तक नहीं तो अभी लोड नहीं तक, हुआ। हाँ हाँ अब दिख रहा है। भैया तो क्वेश्चन में दिया है क्या, हमारे पास n सीट्स है, उसमें से ए सीट्स में 1 लिखा हुआ है और बी सीट्स में 0 लिखा हुआ है, और हमारा है सेफ ऑन सेफिना है, तो दोनों खेल रहे हैं। तो आप दोनों एक एक टर्न में अपना अपना ये कार्ड ले रहे हैं उधर से, कार्ड उधर से, क्या बोलते हैं इससे, हाँ एन कार्ड से एक एक कार्ड ले रहा है और उसमें जो स्कोर है जैसे 1 और 0 है तो उसको अपने स्कोर में प्लस कर रहा है। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड स्कोर ऑफ द एक्सपेक्टेड स्कोर ऑफ सेफ। तो पहला क्या है, हाँ तो क्या करना है, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या होता है, तो बेसिकली मुझे क्लास में पढ़ा था कि सबके लिए इक्वल होता है, मतलब एक केस का अगर निकाल दो तो बेसिकली सबके लिए इक्वल होता है। मतलब इसीलिए उसको मतलब बाकी मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा बाकी केसेस के साथ। तो बेसिक हमारे पास स्कोर प्लस करना है, 0 स्कोर प्लस करके कुछ फायदा नहीं है, तो हमारे पास हमेशा 1 ही प्लस होगा। तो मतलब 0 तो नेग्लिजिबल है ना, मतलब 0 और आसानी से क्या है
1 प्लस होगा, तो मुझे क्या करना है, एक 1 चूज करना है। कितने से मुझे, मेरे पास हाँ, जैसे सेफ है और सेफिना है, दोनों को n सीड्स दिया है। दोनों मतलब टर्न लेके पिक कर रहे हैं, तो बेसिकली सेफ फर्स्ट टर्न ले रहा है तो उसको मिलेगा n/2 टर्न्स मिलेगा, लेकिन उसका आई गेस फ्लोर वैल्यू n+1/2, मतलब उससे क्या, अगर 9 हुआ तो उसको 5 टर्न्स मिलेगा, और 8 सीड्स हुआ तो उसको 4 बार पिक करने को मिलेगा। तो बेसिकली उसको क्या करना है, n से उसको एंड उसके पास टोटल मतलब स्कोर का ये कितना है, मतलब एक 1 चूज करने का प्रोबेबिलिटी उसका कितना है, उसका प्रोबेबिलिटी हुआ n/2। और एक एक हाँ, ये n/2 कैसे हुआ, ये मतलब समझ नहीं आया मेरे को। जैसे कि हाँ, उसको ये मतलब क्या करना है, उसको n/2 1 पिक करना है ना, मतलब उसको 1 ही तो प्लस होगा उसके स्कोर में। नहीं मतलब a नंबर ऑफ वंस है ना। हाँ 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 हाँ, सॉरी 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 सॉरी, हाँ वही AC n/2। हाँ हाँ, तो AC n/2 n उसका AC n/2 हुआ, हाँ, n ऊपर होगा A-1 C n/2, मतलब हाँ। तो उसके बाद उसको कैलकुलेट करके हमारा ये निकलता है कि सॉरी सॉरी भैया भैया, हाँ, मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ कि हाँ, अ, पहले एक वन मतलब एक वन पिक करने का प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, ए के साथ लास्ट में मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरा प्रोबेबिलिटी जो है। मुझे सिर्फ 1 पिक करना है, एक पिक करना है करंटली। हाँ एन से मतलब एक 1 पिक करने का ये प्रोबेबिलिटी निकालना है, जैसे कि तुमको व्हाइट बोर्ड में दिखा के कुछ, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो तुम। हम्म, जैसे कि हमारे पास कितना है, A1 से और B0 से। तो मुझे क्या करना है, मुझे अगर एक 1 पिक करने का प्रोबेबिलिटी मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, उसको A से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा A इंटू उसका 1 पिक करने का प्रोबेबिलिटी, लाइक प्रोबेबिलिटी। और ये प्रोबेबिलिटी जो है, ये एट लास्ट ये आ जाता है, आता है, हाँ, ये आ जाता है, n/k, हाँ, ये n/k आ जाता है लास्ट में, मतलब थोड़ा कैलकुलेशंस करने से। तो हाँ, तो ये n/k कैसे आया, हाँ, तो बेसिकली मेरे पास क्या है अभी, हाँ, n से n/2 टाइम्स उसको पिक करना है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, सेफ को n से n/2 टाइम पिक करना है, और उसको वहां से एक स्पेसिफाइड एक 1 निकालने का प्रोबेबिलिटी होगा उसका n-1 C n/2-1। तो उसको कैलकुलेशन करने से, मतलब उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मैं बोलता n-1 C k-1 डिवाइड बाय n C k, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है n/k। तो ये n/k हुआ, और आंसर होगा a इंटू के क्या है तुम्हारा यहाँ पे? a नंबर ऑफ वन से के हाँ, के ये है, मतलब नंबर मैसेज, जैसे सेफ को कितना मैसेज मिल रहा है,
जैसे कि 9 में से 5 मैचेस सेफ को मिल रहा है और 8 में से 4 मैचेस मिल रहा है, मतलब n बेसिकली हाँ n+1 डिवाइड। समझ गया। अच्छा, हाँ, कितना नंबर chances उसको ऑफ मिलेंगे। नंबर ऑफ चांस, अच्छा ठीक है। तो उतना ही है आंसर, a into n by k है आंसर, इतना ही है। तो बेसिकली a और n को मल्टीप्लाई करना था और a by n करना था, मतलब n by k करना था, n मल्टीप्लाई करना था। मैं बस इसको a by k इंटर्न कर दिया, a by ठीक है, वो कोड दिखा दो अपना। ये उल्टा लिख दिया सच फॉर्मूला मैंने, k by n। हाँ कोड, हाँ ये दिख रहा है भैया, मैं रिपीट दिखाता हूँ, कंट्रोल T। यही है इतने, मतलब a by n into k, हाँ a by n into k। मैं थोड़ा मतलब उल्टा करके लिख दिया उनको। मॉडी वैसे क्या कर रहा है कि इसको मॉड्यूलर डिवाइड कर रहा है, इसका 9 समथिंग दिया है, हेलो एक प्राइम नंबर दिया है। ओके ठीक है। समझ गया। आई थिंक थोड़ा बहुत सब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कॉपी पे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ हाँ किसने भी किया होगा ऐसे ही किया होगा। तो वसंत तुम नेक्स्ट वाला समझा दो। Right. Can you see my screen? Yes, Yes, it's it's visible. visible. Okay. So basically, we were given a grid of n into m, and Jeff and Jeffina takes turns and moving the car that is present initially at 1,1. In the The end, we need problem to is move the car. not visible. Yeah, now it's visible. Okay. So initially, there is a car present at 1,1, and Jeff and Jeffina takes turns in moving that car to the adjacent cells. In the adjacent, I mean right or down. So there's a one. Jeff moves his car to the right or down only if to a cell which has a larger element. Like if the initially the car is present here, and if 1,2 has a smaller element and 2,1 has a larger element, then obviously the Chef would move to the larger element side, and the vice versa for Chefino. So the thing we are, after moving the car until the last cell, we are asked to output the maximum element we encountered minus the minimum element we encountered. So obviously, to minimize this value, we need to leave the values in our path, leave the endpoints of the given array in our path. So for example, this array is giving. So in order to have a minimum range, we need to leave the 20 out of the way and 1 out of the way. So to do that, we need to force the car to the coordinates itself. Hello, are you following? Yes, yes. So you get the point. We need to force the car to the corner itself. So to force the car to the corner, first Chef moves to a cell which has a larger value. So we need to put a smaller value down. And this question has two cases: when n is greater than m and when n is less than or equal to m. First, let me explain the case where n is less than m. So, for example, take this grid. I have 7 columns and 5 rows. So, Chef starts the car at 1,1, and we need to force the car in the first row itself. We should not allow the car to come into the second row. So, the Chef and Chefina has lower scope to go and roam into the entire grid. So we'll put a smaller element here and larger element in the first row. So obviously the Chef would choose the larger element and go to this side into the second column.
instead of going to the second row. So we now got the entire first column for ourselves. So we can put anything in the first column. So this only by keeping the smaller element here, we are forcing the chef to go to the second column instead of the second row. So we now got the entire column for ourselves. So in the same way, now the car is at the second column in the first row, and now the Chefina is moving the car. So to force the Chefina into the first row itself, we need to put the smaller element over here and the larger element in the second row. So the obviously Chefina would choose the smaller element, forcing her into the first row itself. So in that way, we will keep smaller element, larger element, and then smaller element and the larger element, smaller and larger. So in this way, we can force the Chef and Chefina car into the entire first row itself. And after reaching the last cell in the first row, they don't have a choice. They have to keep moving down. Whatever place they place there, they will have to keep moving down itself. So to achieve this, we just keep a pattern, like keeping the elements in the second row as smaller, larger, smaller, alternating the elements. So we finally after keeping these smaller, larger, and we will get a path, the first row and the last column. Like the total number of cells they will roam is n plus m minus 1. So these are the total elements they are allowed to go in the path. So we will just choose the elements that we keep in this row and column as whatever the remaining elements after placing these smaller, larger, and smaller, larger, whatever the remaining elements are there, we will choose these n plus m minus 1 elements, whichever we gives the minimum range for us. Are you following until now, guys? Yes, yes. Yes. So you get the point. We will just force the car to the first row itself in case of n less than m, and it's the vice versa for n greater than n. We will just force the car to the first column instead of the first row, because wherever we can, this is a larger row. Actually, it's the other way around. Okay, 1 second. This is a mistake. Let's say here 6 and 7. So we will force the Chef and Chefina to go to the smaller number of values. See here it is only traveling until the 5 values. So we only need to keep the 4 values until here. We can just remove the enter by giving the 4 values. We can decide the path of the Chef and Chefina. So let me show the code. You will get it. Okay, you mean we need to travel the smaller edge first? Yeah, exactly. So we can only use smaller number of elements, and we can decide whatever else we need to do. Okay, we need to block the less smaller number of elements, right? Yeah. If we travel the longer Yes, path, we yes. block more elements. Yeah, that's we need more number of elements to block the path. So first, I just took the input and I sorted the vector from in the increasing order. Then I took the what is the maximum edge in the n and the minimum edge. So what we need is, we need how many smaller elements do we need to have to block that path? Like in this case, we have 5 columns. Like 5 is the minimum edge. So in the case of minimum edge, we need 2 smaller values and 2 larger values. That means half of the minimum edge. You got it? Yes. Yes. Just by putting pen on the paper, you can easily calculate this value. So we calculate the number of minimum elements required and the number of maximum elements required.
So we will just cut off the minimum elements from the starting of the array and cut off the maximum elements from the ending of the array in order to decrease our range. So by cutting off the both ends of the array, we just now decreased the range we need to put in this path. So in the remaining elements, we will choose the elements to be put in this path in such a way that their range is minimum. So I just did a for loop. Let me show. So we need to find the n plus m minus 1 elements in that path. So I took a variable to find. And in this array, see, these are the endpoints which we need to choose. We already cut off the mini number of elements from the beginning and the maxi number of elements from the end. So we can only choose the elements in between L and R. So I just ran a for loop for that, and I checked wherever I got the minimum range. I took that L and R, and instead of choosing the elements from that L and R, I put the rest of them in a vector st. So you will know this point later on. Just a second. So okay, let's go to this part. So first case, if n is greater than m, what do we need to do? We need to put a smaller element in the second row, sorry, and a larger element, and then a smaller element, and then a larger element. So I did the same here. Whenever I is divisible by 2, I put a smaller element. F indicates a smaller element because it is a beginning of the vector, and then I choose a pointer for the end of the vector too. So whenever I is divisible by 2, I chose a smaller element. Like in this case, the car is initially at the first point. So chef is driving. Chef obviously chooses a larger element. So in order to force the chef to go into this side, we will put a smaller element in the second row. So that's exactly what I'm doing. Here first indicates the second row because 0 indexing. So I put a smaller element in this and I increase the vector, I increase the pointer. Then whenever I is divisible by not divisible by 2, I took an element from the back and I put there. Back indicates a large element. So whenever Chefina is driving, I put a large element here. So to force the Chefina to go to the right side of the grid. In the same way, I just I forced the car to go in the same direction in the first row itself. So after car reaching here, we need to choose this path. Whatever elements we are taking, we need to choose this path and place the elements respectively. So we already chose that path wherever the range is minimum. Like I took 2 pointers and I took that range wherever the range is minimum. I calculated this CL and CR in the beginning itself. So now I just have to add the values. So now from in the first row, from the first column to the last column, what do we need to do? We need to keep a element larger in the second column. We need to keep an element larger than this smaller element in order to force the chef to go to the right side. So it's the same. Whenever the I is divisible by 2, then I put a smaller element, and here the larger element. So after the end of it, we can put any element of the chosen we can put any element in the last column of the grid. I did that, and this is for n greater than m case, and the vice versa goes for the n less than or equal to m case. So you just need to convert the columns into the rows and rows into the columns. You will get this. So now while printing, yeah. While printing the grid, whenever I encounter my answer is -1, I will choose the already created vector. I will choose an element from already created vector and print it out. Otherwise, I'll print out the already assigned element. This is my approach. It's a bit complex, but you get the point.
It's fine. I thought the same, but I didn't consider the case when n is greater than m. Or I thought we need to move always to the right and to the bottom. Yeah, you always need. Okay. Yeah, sure. If that's it. Even I did the same, but I was getting runtime error. Okay, I think it is clear, so we can wrap up now. Yeah, sure. Now अपना recording stop कर दो. हाँ, कर